और देश भर से यहाँ आए मेरे सभी युवा साथी, विदेशों से जो नौजवान आए हैं, उनको भी एक नया अनुभव मिला होगा। आप लोग थक नहीं गए? दो दिन से यही कर रहे हैं तो अब क्या बहुत सुन सुन कर थक नहीं जाओगे? वैसे तो बीच बीच में मैंने जितना कहना था कह दिया था। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और जब मैंने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब आप में से ज्यादातर लोगों को बच्चा कहा जाता होगा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। आपका सामर्थ्य, आपका टैलेंट, मैं हमेशा आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं। और आज देखिए, आज आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर थामे हुए हैं। साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है। और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस विषय पर आगे विस्तार से बात जरूर करूंगा, लेकिन पहले बात में आज के विशेष दिन की। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। की भावना के साथ अपना जीवन जिए। हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा आज 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चुना गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है।
ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। दुनिया के अनेक देशों में आमतौर पर थिंक टैंक, ये शब्द बहुत प्रचलित है, थिंक टैंक की चर्चा भी होती है और उस थिंक टैंक का प्रभाव भी बहुत होता है। वे एक प्रकार से ओपिनियन मेकर्स का एक समूह बन जाता है। लेकिन शायद आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखे और जिस प्रकार से चर्निंग होते होते आप लोगों ने यहां तक चीजें लाए हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में ये इवेंट इंस्टीट्यूशनलाइज तो हुआ है, एक अपने आप में दुनिया में अनोखी थिंक टैंक के रूप में उसने अपनी जगह बना ली। एक निश्चित विषय को लेकर, निश्चित लक्ष्य को लेकर के लाखों लोगों का मंथन होना, इससे बड़ा थिंकिंग क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसके साथ थिंक टैंक शब्द बैठता नहीं है, क्योंकि टैंक शब्द इसलिए आया होगा, छोटा सा होता है। ये तो विशाल है, सागर से भी विशाल है और समय से भी आगे है और विचारों में समंदर से भी ज्यादा गहरा है। और इसलिए थिंक टैंक शब्द टैंक वाले शब्द से भी सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका अनुभव है। और जिन विषयों को आज आपने चर्चा में लिया है, जैसे खासतौर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट और यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसे गंभीर विषयों पर जिस प्रकार से विचार आपने रखे हैं, ये प्रशंसनीय है। थोड़ी देर पहले आपने यहां जो प्रेजेंटेशन रखे, अलग अलग थीम्स को लेकर प्रभावी बात रखी है, ये दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जैन जी का मिजाज क्या है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। मैं आप सभी युवा साथियों को, मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े सभी नौजवानों को इस आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने जब अभी आपसे बातें शुरू की तो 2014 का जिक्र किया था। तब यहां बैठे ज्यादातर युवा 8-10 साल के ही रहे होंगे। अखबार पढ़ने की उनकी आदत भी नहीं डेवलप हुई होगी। आपने पॉलिसी पैरालिसिस का वो पुराना दौर नहीं देखा, जब उस समय की सरकार की इसलिए आलोचना होती थी कि वो समय पर फैसले नहीं लेती, और जो फैसले होते भी थे वो जमीन पर ठीक से लागू नहीं होते थे।
नियम कायदे ऐसे थे जिससे हमारा नौजवान कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देश का युवा परेशान था कि इतनी बंदिशों में वो जाए तो जाए कहां। साथियों, ये हालत ये थी कि अगर किसी एग्जाम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना होता था तो सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए अफसरों और नेताओं के साइन लेने में ही दम निकल जाता था। फिर फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपना कोई बिजनेस शुरू करना होता था तो बैंक कुछ हजार रुपए लाने के लिए 100 गारंटी मांगते थे। आज ये बातें बहुत असामान्य लगती हैं, लेकिन एक दशक पहले तक यही सब कुछ चलता था। साथियों, आपने यहां स्टार्टअप्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। मैं आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम का ही उदाहरण देता हूं कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसे हुआ है। दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे वो मेगा कॉरपोरेशन के युग में बदल गया। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। साल 2014 तक तो देश में 500 से भी कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुआ करते थे। स्टार्टअप कल्चर के अभाव में हर क्षेत्र में सरकार का ही दखल आ भी रहा। हमारा युवा टैलेंट, उसका सामर्थ्य, उसे अपने पूरा करने का मौका नहीं मिला। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नए स्कीम्स बनाई।